नमस्कार साथियों, आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत गंभीर विषय लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो देश के किसान की 62 करोड़ किसान की लाइफलाइन है। एमएसपी का नया मतलब अब भाजपाई सरकार में मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर और फार्मर बन गया है। भाजपाई धोखे का आलम यह है कि ना एमएसपी पर खरीद होगी और ना लागत पर 50% मुनाफा मिलेगा। मोदी सरकार की किसानों को असली सौगात है पीठ पर लाठी और पेट पर लात। यह एक कटु सत्य बन गया है। मोदी सरकार के इन 9 वर्षों को किसान विरोधी, कपटी और क्रूरता के काल से जाना जाएगा। कल देर शाम शेखी बघारते हुए मोदी मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी। पर 3 कड़वी सच्चाई आपके सामने हम रखने के लिए आ जाएं। पहली, किसान की फसल हिंदुस्तान में एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। दूसरी, किसान को लागत पर जमा 50% मुनाफा मिलने का कोई नामो निशान नहीं। और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और कदम, उनका डीएनए ही किसान विरोधी। एंड आई लाइक टू प्रेजेंट सम फैक्ट्स बिफोर यू विच विल प्रूव दिस। मोदी मंत्र है एमएसपी घोषित करो, एमएसपी दो मत। साल 2022-23 की एमएसपी अब घोषणा हुई है, वो मिलेगी अगले साल, इस साल के आखिर में। साल 2022-23 में फसल उपज और फसल खरीद के तथ्य इस बात को उजागर करते हैं कि इस देश में अब किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको भेज रहा हूं, वो ये दिखाता है कि 7 सबसे बड़ी जो फसल हैं इस देश की, उनका उत्पादन कितना है और खरीद कितनी। धान और गेहूं 2 सबसे बड़ी फसल हैं जो एमएसपी पर खरीदी जाती। धान का उत्पादन हुआ 1302 लाख टन और खरीद हुई 651 लाख टन एमएसपी पर, यानी 50%। यह सबसे बड़ी खरीद यही है। गेहूं का उत्पादन हुआ, सरकारी आंकड़े हैं, 1068 लाख टन, खरीद हुई मात्र 187 लाख टन, यानी 17.5%। तिलहन, जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, सरसों, मूंगफली, ये सारी फसलें आ जाती, उत्पादन हुआ 377 लाख टन, एमएसपी पर खरीद हुई 48,000 टन, यानी 0.13%, आधा परसेंट भी नहीं। दालें, उत्पादन हुआ 277 लाख टन, खरीदी गई 1,20,000 टन, यानी 0.43%, आधा परसेंट भी नहीं। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 बड़ी और फसलें जिनका एमएसपी अब अनाउंस हुआ है, उनका उत्पादन हुआ 2022-23 में 491 लाख टन, खरीद हुई एमएसपी पर 1,28,000 टन, यानी 0.26%, आधे का आधा। तो मोदी जी जब एमएसपी देनी ही नहीं, तो कागज पर एमएसपी घोषित करके वाहवाही लूटने का मतलब क्या है? और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े और उनका चार्ट बताता है। धान की फसल केवल 50% एमएसपी पर खरीदी गई, बाकी सारी फसलें
0.26% से 17% तक है। सच्चाई यह है कि धान और गेहूं 17% खरीदी गई और कोई फसल एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। तो प्रधानमंत्री बताएं फिर एमएसपी के मायने क्या रह गए। दूसरी बात, किसान का एमएसपी लागत जमा 50% मुनाफे पर निर्धारित ही नहीं होता। याद करिए, मोदी जी दो बातें कहकर सत्ता में आए। नंबर एक, किसान को लागत जमा 50% मुनाफा एमएसपी के तौर पर देंगे। और दूसरी बात, इस निर्धारण के आधार पर 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब तो 2023 में है, पर रबी की ताजा फसल ले लें और सीएसीपी कृषि मूल्य निर्धारण आयोग, अगर उसकी रिपोर्ट ताजा पढ़ लें, उसका मैंने आपके लिए एक चार्ट संक्षिप्त में बना दिया है ताकि आपको वो देखना भी ना पड़े, और प्रांतीय भाजपाई सरकारों की सिफारिश देख लें तो आपको ये पाएंगे कि एक भी ऐसी फसल नहीं जहां लागत जमा 50% मुनाफे के आधार पर एमएसपी का निर्धारण हुआ है। मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया सीएसीपी की रिपोर्ट के आधार पर, और उनमें से मैं 4 बड़ी फसलें पढ़कर बता देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। धान का एमएसपी है 2183 रुपए जो घोषित हुआ है 2023-24 रबी क्रॉप का। लागत जमा 50% है 2867 रुपया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएसीपी की रिपोर्ट में। और गुजरात ने मांगा 2750, असम ने मांगा 3132, महाराष्ट्र ने मांगा 4534। 3 बड़े भाजपाई प्रांत हैं, तीनों की सिफारिश नकार दी और लागत जमा 50% मुनाफा भी नकार दिया। अगली फसल देख लें, ज्वार की फसल। बहुत शेखी बगारी गई कि 3180 रुपया रबी की फसल में एमएसपी निर्धारित हुआ, पर लागत जमा 50% है 4250 रुपया प्रति क्विंटल। गुजरात ने मांगा 5400 रुपया, महाराष्ट्र ने मांगा 4434 रुपया, यूपी ने मांगा 3065 रुपया। तीनों नकार दिए गए। एक और देख लें, क्योंकि कई आपको पढ़कर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। बाजरा एमएसपी है 2500 रुपए जो निर्धारण हुआ है। खरीदेंगे तो नहीं, पर फिर भी देख लीजिए कि लागत जमा 50% क्या है। लागत जमा 50% है 2717। गुजरात ने मांगा 3200 रुपए, महाराष्ट्र ने 4253 रुपए, एक विपक्ष की सरकार भी ले ली हमने, तेलंगाना 8194 रुपए। तीनों खारिज कर दी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितनी फसलें हैं मैंने उनका एक चार्ट आपके लिए बना दिया। तो अगर एक भी रबी की फसल पर मोदी जी भाजपा सरकार को लागत जमा 50% देना नहीं, तो लागत जमा 50% के बार बार कहने के मायने क्या हैं? तो 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, आप एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे। नंबर 2, एमएसपी निर्धारण करते हुए लागत जमा 50% को नकार देंगे। तीसरी बात, भाजपा का डीएनए ही किसान विरोधी, और उसके लिए मैं केवल और केवल आपके समक्ष 4 बातें रखूंगा। बीजेपी सरकार ने खेती का बजट ही काट दिया और जो दिया वो खेती पर खर्च नहीं किया। साल 2020-21 में देश के कुल बजट के प्रतिशत में कृषि का बजट था 4.41%। The agriculture budget was 4.41% of the total budget in the year 2020-21. साल 2023-24 में खेती का बजट कुल बजट के प्रतिशत का 2.57% रह गया है। That means about 50% less.
पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने कृषि विभाग के बजट का 80,000 करोड़ खर्च ही नहीं किया, भूल गए और फिर सरेंडर कर दिया। दिस इज ए शॉकिंग फैक्ट that is available now in public domain. In last 4 years, Modi government forgot to spend 80,000 crore rupees of the agricultural budget. And I am giving you figures, they are right here. 2019-20 में 34,518 करोड़ रुपया बजट का खर्च नहीं किया, सरेंडर कर दिया। 2020-21 में एग्रीकल्चर बजट का 23,825 करोड़ सरेंडर कर दिया। 2021-22 में 429 करोड़ सरेंडर कर दिया और 2022-23 में 19,762 करोड़ सरेंडर कर दिया। Why even have an agriculture budget if you are never going to spend that money? If this is not betrayal with 62 crore farmers of India, what is? किसान सम्मान निधि में से अब 2 करोड़ किसानों का नाम ही काट दिया। पिछले 9 सालों में 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, हमने बार बार वो आपको डेटा दिया है, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान की फसल की कीमत, उत्पाद की लागत बढ़ा दी। बाद में कहा 6,000 रुपया देंगे प्रति किसान, नॉट प्रति हेक्टेयर। अप्रैल जुलाई 2022 में 11वीं किश्त दी किसान सम्मान निधि की, उसमें थे 10,45,59,000 किसान। 12वीं किश्त दी अगस्त नवंबर 2022 में, उसमें किसानों की संख्या कम होकर हो गई 8,42,14,000। यानी 11वीं और 12वीं किश्त के बीच में 2,03,45,000 किसान ही खत्म हो गए। दिस मस्ट बी द ओनली यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड where in a period of 6 months 2,03,00,000 people have stopped doing agriculture as per Modi government. They have ceased to be farmers. This must be one of the most unique examples. तो सारे किसान अब कहां चले गए, इस बात का जवाब कोई नहीं देता। थर्ड, 3 साल पहले बहुत जोर शोर से 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। बोला इससे पूरे हिंदुस्तान के किसान की जिंदगी बदल जाएगी। 3 साल के बाद अब डेटा उपलब्ध है, 3 साल में उस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में केवल 12,000 करोड़ रुपया दिया गया 1 लाख करोड़ में से। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ गिविंग मे बी 3 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ पर ईयर और total of 1 lakh crore in 3 years, they are only giving 4,000 crore rupees of loan out of agriculture infrastructure fund. 4,000 करोड़ सालाना में 62 करोड़ किसानों की जिंदगी कैसे सुधर सकती है, क्या कोई बता सकता है? एंड द फोर्थ एस्पेक्ट, पीएम आशा योजना किसान निराशा योजना बन गई। बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री जी ने डींगे हाँकते हुए ये कहा कि दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें, खोपरा की फसलें, इन सब पर हम भावांतर योजना चलाएंगे, यानी भाव में अगर अंतर होगा तो क्षतिपूर्ति किसान की किया करेंगे। और उसका बड़ा खूबसूरत नाम दिया, ब्रांडिंग के लिए तो वो मशहूर हैं, पीएम आशा योजना। उस पीएम आशा योजना की बहुत पब्लिसिटी हुई, वाहवाही लूटी गई, टेलीविजन पर, अखबार में इश्तहार चले। अब 3 साल बाद उसकी सच्चाई क्या है? 4 साल बाद 2021-22 में केवल 500 करोड़ दिए, 500 करोड़ से 400 करोड़ कर दिए, फाइनली 1 करोड़ दिया और वो 1 करोड़ भी खर्च नहीं किया। और साल 2023-24 में 62 करोड़ किसानों के लिए पीएम आशा योजना में 1 लाख रुपए का बजट है। 62 करोड़ को मैं 1 लाख से विभाजन करूं तो अब 1 पैसे का वो कितना फ्रैक्शन आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता। तो 62 करोड़ किसानों को 1 लाख रुपए का बजट है पीएम आशा योजना का। शायद इसी वजह से एनएसएसओ की रिपोर्ट जो भारत सरकार ने दी वो ये कहती है कि किसान की औसत प्रतिदिन आय
देश में 27 रुपया प्रतिदिन है और उस पर औसतन 74,000 रुपए का कर्ज है। यह इस देश के किसान की हालत है। समय आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री 62 करोड़ अन्नदाताओं को सामने आकर जवाब दें। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मुझे मालूम था कि आज वो एक प्रेस वार्ता करेंगे। आदरणीय मित्र, देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति देश का कृषि मंत्री है जिसके पास जमीन ही नहीं, जो जमीन काश्त ही नहीं करता, जिसने कभी हल की मूठ पकड़कर देखी ही नहीं। कृपया करके उनका इलेक्शन एफिडेविट निकालिए तो आप पाएंगे कि देश के कृषि मंत्री कृषि नहीं करते। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस सरकार का। तो जिसने ना कभी पेट और पीठ एक की, ना हल का मूठ पकड़ा, ना कभी खेती करके देखी, वो इसी तरह की उल जलूल बातें करेंगे। इट्स ए सैड लेटर डे फॉर इंडिया पर से। मैंने इसीलिए CACP जो एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन है उसका चार्ट आपको भेजा है। कृपया करके उनसे जवाब मांगिए, किसी फसल पर कॉस्ट प्लस 50% बनता है क्या? इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। I've just made it, simplified it for you. I knew he was going to say it, and that lie had to be busted. Goebbels' truth has become the practice of the BJP government. Unfortunately, they are dealing with the lives of 62 crore annadatas of this country. This is the truth. Not on a single crop, they have given cost plus 50%. Not on a single crop, they have accepted the recommendation for MSP made by BJP government. Forget about other governments, including that given by Gujarat government, from where Prime Minister comes. Not given by Madhya Pradesh government, from where Narendra Singh Tomar ji comes. That is the tragedy. So सच्चाई ये है कि ना MSP पर खरीद होगी, ना लागत जमा 50% मुनाफा मिलेगा, ना भावांतर योजना चलेगी, ना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लोन मिलेगा, ना खेती का बजट खर्चा जाएगा, और किसान को केवल पीठ पर लाठियां और पेट पर लात, यही भाजपाई मूल मंत्र है, क्योंकि उनका DNA ही किसान विरोधी है। I challenge Mr. Narendra Singh Tomar for an open debate, either before your cameras and journalists or in any forum where farmers are present. मैं चुनौती देता हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को कि आएं और हमसे तथ्यों पर कम से कम चर्चा कर लें, या किसानों की पंचायत में या फिर पत्रकारों की पंचायत में, जहां उनको अच्छा लगे, या भाजपाई कार्यकर्ताओं की पंचायत ही बुला लें, मैं वहां जाने को तैयार हूं। Anyone else? Yes, sir. आज सवाल के लिए आपको साधुवाद। मैं एक गुस्ताखी जरूर करूंगा टू कैरी फॉरवर्ड जो तोमर साहब ने कहा था। अब अगर देश के कृषि मंत्री को दोस्त ये भी नहीं मालूम कि देश की सरकार अपने जेब से निकाल के रेट निर्धारण नहीं करती,
कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन बनाया गया था जब एमएसपी की प्रणाली की शुरुआत इंदिरा जी के समय में कांग्रेस द्वारा की गई थी। हर साल सीएसीपी की रिपोर्ट आती है बाकायदा, उसके आधार पर कुछ तरमीम करके भारत सरकार रेट का निर्धारण करती है। पर आप ही बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये तो अपनी जेब से रेट निकालते थे, 5 रुपए और बढ़ा देते थे। मैंने कई बार आपको वो चार्ट दिया है, 10 साल यूपीए के जो कांग्रेस सरकार के थे, अगर आप वहां देखेंगे तो पाएंगे, और वो चार्ट होगा, नहीं तो मेरे कुलीग आपको भेज देंगे, कि हमने 10 साल में एमएसपी में प्रति साल, अगर मुझे सही याद है, 12% से लेकर और 44% तक की बढ़ोतरी की है। मैं फिर भी बोलूंगा विनीत जी को कि वो चार्ट दोबारा आपको भेज देंगे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क, दुर्भाग्य से भाजपा सरकार किसानों की बजाय जो कमोडिटी ट्रेडर्स हैं और कमोडिटी इंपोर्टर्स हैं, दलाल जो हैं, उनके फायदे का धंधा ज्यादा करती है। आप देखिए, जब गेहूं की फसल की कटाई होने वाली होती है तो उसी समय गेहूं का आयात हो जाता है, और जब किसान की फसल मंडी में आती है तो तब तक उसका रेट गिर जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका। कपास की फसल, कॉटन की फसल के साथ कई बार ये हो चुका। हम कॉटन आयात नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी समय करती है जब किसान की फसल मंडी में आने वाली होती है। भैया अब तो फसल आ ही रही है, तो अब क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? दलहन की फसल के साथ बिल्कुल इस बार ऐसा ही किया गया। गन्ने की कटाई जब होने लगती है तो आप चीनी का आयात शुरू कर देते हैं और निर्यात बंद कर देते हैं ताकि उसको फसल की कीमत ना मिले, किसान की फसल की कीमत चढ़ ना जाए। सच्चाई यह है कि एक बहुत बड़ा कमोडिटी ट्रेडर्स और मोदी गवर्नमेंट का नेक्सस है। मैं इल्जाम लगाता हूं बहुत जिम्मेवारी के साथ, देयर इज ए ह्यूज नेक्सस ऑफ कमोडिटी ट्रेडर्स, जो बाजार में दलाल हैं, जो फसल की खरीद करते हैं, उनका और मोदी सरकार का एक गठजोड़ है। उस गठजोड़ के चलते किसान की फसल आने से पहले आयात शुरू हो जाएगा विदेशों से, और जब किसान फसल बेच देगा तो निर्यात शुरू हो जाएगा। तो जो फसल पिछली बार मैंने गेहूं की सस्ती बेची या एमएसपी के नजदीक कहीं बेची होगी, उसका 1.5 गुना 2 गुना रेट 4 महीने बाद हो जाएगा। या आप इस देश के किसी किसान से पूछ लीजिए, किसान तो फसल रख नहीं सकता, उसके पास तो कैपेसिटी नहीं है, उसे तो अगली फसल लगानी है तो पैसा चाहिए, उसे तो बेचनी पड़ेगी। जब वो बेच देगा तो उसके 90 दिन के बाद फौरन निर्यात खुल जाता है। ये एक पैटर्न है पिछले 9 साल में। तो विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई से देयर इज ए ह्यूज नेक्सस एंड स्कैम of commodity traders and Modi government. Some of you will recollect, and my colleague will send you that press release again. Once upon a time when pulses went up to 200 rupees, same thing happened. And I showed you with data how from Adani Wilmar had already imported pulses at a lower rate, and they were then sold in open market at 30-40 rupees kg higher. And it was over 1,42,000 crore rupee of scam. We repeatedly demanded, राहुल जी ने संसद में उसको उठाया, बार बार हमने मांग रखी कि इस दाल इंपोर्ट स्कैम और उसको लोगों को बेचने की जांच हो, कोई कार्रवाई नहीं हुई। So that is the truth of the matter. आपने 2 सवाल पूछे। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का वादा जुमला साबित हुआ, और वो जुमला इसलिए साबित हुआ कि आपने किसान को कभी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर की ही नहीं।
और ये तो मैंने आपको पिछले इस साल का आंकड़ा दिया है 22-23 का, आप 21-22 का उठा लीजिए, 20-21 का उठा लीजिए। मैं अनेकों बार आपके समक्ष हर साल कितना उत्पाद हुआ, कितनी खरीद हुई एमएसपी पर, ये तथ्य आपके समक्ष लगभग हर वर्ष रखता हूं, पर हर वर्ष ये बात अनदेखी कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि उनका मतलब 3022 से होगा, पर सौभाग्य इस देश का यह है कि 2024 में चुनाव हो जाएगा और जुमलेबाजों की सरकार, जनता उसको चलता करेगी, जैसा कई प्रांतों में, हिमाचल, कर्नाटक में हाल में हुआ है। दूसरा आपका सवाल है किसान को फसल जो नष्ट होती है उसके मुआवजे की। देखिए, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना है। अगर आप सारे आंकड़े निकालें तो मैं आपको एक बॉल पार्क फिगर देता हूं, 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कमाया है। किसान को फसल का, नष्ट हुई फसल का मुआवजा मिलेगा नहीं, सरकारों से और किसानों से इंश्योरेंस प्रीमियम भरवा लिया जाएगा और आखिर में मुनाफा केवल और केवल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की जेब में जाएगा। और शायद इसीलिए गुजरात समेत 13 प्रांतों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है। जब आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की प्रांतीय सरकारें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फ्रॉड को उजागर कर खारिज कर चुकी हैं, तो इस देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री उस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना को चला क्यों रहे हैं? सवाल ये है। I'll come back to you. कांग्रेस पार्टी ने एक से अधिक बार कहा है, मित्र मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जब तक 3 कृषि विरोधी काले कानून नहीं आए थे, किसी किसान संगठन ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात ही नहीं की, क्योंकि हम एमएसपी पर खरीद करते थे। अगर आप एमएसपी पर खरीद करेंगे तो किसान कानूनी गारंटी क्यों मांगेगा? क्योंकि आप एमएसपी पर खरीद नहीं करते, ये हालत है। आप 0.24%, 0.17% अगर आप एमएसपी पर खरीदेंगे, अगर आधा % फसल भी एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे तो गरीब किसान क्या करे? इसलिए वो एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगने को मजबूर है। कांग्रेस पार्टी की सरकार लगभग जब 62-63 साल तक देश में रही और एमएसपी का पूरा तंत्र जो लगभग 35-40 साल से लागू है, एक संगठन ने एक बार भी, किसानों ने हमारे खिलाफ भी कभी प्रदर्शन किया होगा, पर किसी संगठन ने यह नहीं कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। उसकी भावना यह है कि उसको एमएसपी मिले। और कांग्रेस की सरकार जब जब आई हैं और रही हैं, हमने एमएसपी पर एक एक दाने की खरीद की है। यही हमारा सबसे बड़ा सबूत है। और हमारी प्रांतीय सरकारों ने एक नया उदाहरण पेश किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपए पे धान खरीद रही है, आज से नहीं, कई वर्षों से लगातार खरीद रही है। हमने राजीव गांधी किसान उत्थान योजना चलाई है, जिसमें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान को दे रहे हैं। उस स्कीम को एमुलेट किया तेलंगाना ने, उस स्कीम को अब एमुलेट कर रहे हैं तमिलनाडु, उस स्कीम को अब फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के सरकारें। तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हमारी सरकारों ने किसान कल्याण में जो कदम उठाए हैं, अगर मोदी सरकार उसका 5% भी अपना ले तो देश का भी भला हो जाएगा और शायद मोदी सरकार को भी किसान कुछ साधुवाद देगा। हमने कहा है कि हम एमएसपी गारंटी शुदा तरीके से देंगे। सॉरी, यू वर आस्किंग समथिंग, आई विल कम बैक टू यू।
शाहबाद कुरुक्षेत्र में जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस प्रकार से किसानों को निर्मम तरीके से भाजपाई पुलिस ने सड़कों पर डालकर पीटा है, जिस प्रकार से किसानों की पगड़ियां उछाली गई हैं, जिस प्रकार से किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह चड्डूनी उनको गिरफ्तार करके ऐसी जगह रखा है जहां तक आज तक उनके परिवार और किसान संगठनों को उनका अता पता ही नहीं। ये सब बातें भाजपा जजप्पा सरकार के कफन में कील का काम करेंगी, ऐसा हमारा मानना है। ये निर्ममता, दुर्व्यवहार, क्रूर और कपटी व्यवहार बहुत दिन चलने वाला नहीं। भाजपाई पाप का घड़ा भर गया है। किसान कह क्या रहा है? 6500, 6400, 6500 रुपया सूरजमुखी की फसल का एमएसपी है। खट्टर सरकार और मोदी सरकार खरीदी नहीं कर रहे। वो यही तो कह रहा है, साहब मुझे एमएसपी दे दीजिए। एमएसपी नहीं देते तो भावांतर योजना पर डिफरेंस दे दीजिए। 3800, 4000, 4500, कहीं कहीं 4800 रुपए पर वो बेचने को मजबूर है। किसान को 2000 रुपये का नुकसान क्यों हो प्रति क्विंटल? उसकी मांग केवल इतनी है। और कारण यह है कि जो तिलहन की फसलें हैं, वो सूरजमुखी हो, वो तिल हो, वो ग्राउंडनट यानी मूंगफली हो, वो सरसों हो, उनका एमएसपी पर आप खरीद नहीं कर रहे, जैसा मैंने शुरू में कहा। और इन सब के पीछे कारण यह है कि भावांतर योजना या पीएम आशा योजना किसान निराशा योजना बन गई। 62 करोड़ किसानों के लिए शर्म की बात है कि इस देश की सरकार ने 1 लाख रुपया रखा है, तो उसमें कहां से भरपाई होगी? यस मैम। What is Modi government doing? Shrimati Indira Gandhi was Prime Minister of India, not leader of Congress party alone. Shrimati Indira Gandhi was described as Durga on the floor of Parliament by none less than Mr. Atal Bihari Vajpayee, the former Prime Minister who was then in opposition. Assassination of a former Prime Minister is celebrated. Prime Minister of India does not say a single word. Why can't he pick up the telephone and speak to his counterpart in Canada that such anti-India activities are taking place on the soil of a foreign country? How is it permitted? Terrorist elements find space and place in many countries, Germany, Canada, many other such countries. Why is Government of India mum? Perhaps that's the reason why secessionist elements, separatists, are now raising their head even in Punjab. Shrimati Indira Gandhi, Sardar Bain Singh, and hundreds of other Congress leaders, they laid down their lives for the country so that Punjab and India remains, at peace and it lives in harmony. Let's not enter into an arena where political ideology colors the mindscape of those sitting in the citadels of power. It's reprehensible and condemnable that both the Foreign Minister and Prime Minister of India are silent. We urge upon them, pick up the phone, call the Canadian ambassador, lodge a serious protest, and say clearly to the Canadian government that anti-India activities are unacceptable and we will not tolerate those. If you still permit them, then sanctions will follow. देश का दुर्भाग्य है कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लेकर भारत विरोधी ताकतों द्वारा कनाडा जैसे देश के अंदर, अगर मैं ये कहूं कि एक नंगा तांडव किया जाता है तो गलत नहीं होगा, और भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। सरदार बेन सिंह के शरीर के हजारों टुकड़े इस देश के लिए हुए, जो पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने पंजाब को उग्रवाद की आग से बचाने के लिए सर्वोच्च कुर्बानियां दी। परंतु जब एक दूसरे देश में भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस प्रकार का कुकृत्य होता है तो देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। क्या आप देश के प्रधानमंत्री हर चीज को एक राजनीतिक नजरिए से देखेंगे? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो टेलीफोन उठाएं और कनाडा के अपने काउंटर पार्ट से बात करें और प्रोटेस्ट दर्ज करें। विदेश मंत्रालय को कनाडा के जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में, उनको बुलाकर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में, वो कनाडा हो, जर्मनी हो या दूसरा कोई देश हो, जहां भारत विरोधी गतिविधियां होंगी जिनका सीधा असर पंजाब की शांति पर पड़ता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन देशों को स्पष्ट तौर से कह देना चाहिए कि भारत विरोधी गतिविधियां जो फॉरेन सॉइल पर होती हैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये बहुत बासी और उबाऊ हो चुकी हैं। अब जयशंकर जी की उन्हें नई स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है भाजपा के लोगों ने उन्हें पुरानी स्क्रिप्ट फिर पकड़ा दी है। प्रधानमंत्री जाकर इस देश के लोगों का मजाक उड़ाएं विदेश में, प्रधानमंत्री जाकर नोटबंदी का मजाक उड़ाएं, ताली पीट पीट कर कहें कि भारत के अंदर पैदा होना अभिशाप जैसा था, तो वो सही है। प्रधानमंत्री इस देश के 68 साल 70 साल के इतिहास का मजाक उड़ाएं, इस देश के विकास और तरक्की का मजाक उड़ाएं, वो सही है। पर इस देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर जो एक सुनियोजित और नीतिगत हमला हो रहा है, उसे अगर उजागर किया जाए हमारे भारत के उन सब एम्बेसडर्स के सामने जो भारत के पैदा हुए नागरिक हैं, हमारे एनआरआई साथी हैं, अगर सच को सच ना कहा जाए तो क्या झूठ का आवरण दे दिया जाए। राहुल गांधी जी ने जो कहा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी लड़ाई अपनी खुद की है, हमें किसी विदेशी साथी, ताकत या सरकार का समर्थन नहीं चाहिए। पर प्रजातंत्र पर अगर हमला होगा तो उसमें महात्मा गांधी जो पहले सबसे बड़े प्रोमिनेंट एनआरआई थे, उसके समेत इस देश का हर नागरिक जो किसी भी विदेश के अंदर है, उन सबको आकर इस यज्ञ के अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन और आहुति देनी चाहिए। जयशंकर ने एक और बात कही कि 1950 और 1962 में चीन ने हिंदुस्तान की जमीन को कब्जा किया था और 2020 में सिर्फ फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुआ था, कोई कब्जा नहीं हुआ था। हम लगभग 17 बार चीन से वार्ता कर चुके। 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। आज भी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीन का कब्जा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 13 से पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक हमारी फौज नहीं जा पा रही। आज भी ईस्टर्न लद्दाख के लार्ज पोर्शंस पर जहां हिंदुस्तान का पेट्रोलिंग एरिया है, उस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। पेंगोंग सो लेक एरिया जो है, पेंगोंग सो लेक के ऊपर चीन ने ब्रिज बना लिया है। क्या भारत सरकार को दिखता नहीं? क्या भारत सरकार को दिखता नहीं कि जो डीबीओ एयर स्ट्रिप्स है, जो हमारी सबसे फॉरवर्ड एयर स्ट्रिप है, दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जो क्रूशियल है सियाचिन के लिए, वहां तक आर्टिलरी फायर में डीबीओ एयर स्ट्रिप इस समय चाइना के है। भारत सरकार को नजर नहीं आता? अरुणाचल की हमारी सरजमी के अंदर तक चीन ने गांव बसा लिए हैं, भारत सरकार को नजर नहीं आता?
जहां हमारा तिब्बत के अंदर माफ कीजिए जो चिकन्स नेक है वहां तक अब उन्होंने, चीन ने सड़कें बना ली हैं और सामरिक दृष्टि से वो अपनी आर्टिलरी, अपना अंडरग्राउंड बंकर्स वो वहां क्रिएट कर चुके हैं, जिनके सारी पिक्चर्स हमने आपको रिलीज की हैं। क्या भारत सरकार को नजर नहीं आता? केवल कांग्रेस पर इल्जाम लगा देने से भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं होगी। कांग्रेस और भाजपा एक हैं जब हमारी सीमाओं का प्रश्न आएगा, परंतु इस देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस से लड़कर आप चीन की कब्जे के से आंख नहीं मोड़ सकते। आपको अप्रैल 2020 में जो यथास्थिति थी हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसकी बहाली करनी पड़ेगी और उस 1000 स्क्वायर किलोमीटर को, जो भारत माता की सरहद है के पार इलाका जिस पर उन्होंने कब्जा किया है, उसे वापस लेना पड़ेगा। अब वो लाल आंख कब दिखाएंगे ये उन पर निर्भर है। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल सीधा ये है, देश के प्रधानमंत्री अपने काउंटर पार्ट से बात क्यों नहीं करते? दूसरा सवाल, ऐसा हादसा जब भी होता है भारतीयों के साथ या भारतीय इंटरेस्ट के साथ, हम हमेशा वहां के डिप्लोमैट को समन किया जाता है और बाकायदा हमारे मुल्क का प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है। हम कितनी बार ये कर चुके हैं। Why is the ambassador of Canada in India not being summoned? Why is the protest not being lodged? Why is Prime Minister refusing to speak to his counterpart? Why is Foreign Minister of India refusing to speak to his counterpart? Why is no action being taken? Is it because it's purely a partisan thing, politically partisan thing? Is that the way you're going to treat India's interest? That's our question. Excuse me, if foreign minister feels that the Indo-Canada relationship will be affected in his mind or in his heart, that's not sufficient. They have to back it up with decisive action on the ground. My simple two questions to the foreign minister is, why has Prime Minister of India not spoken to his counterpart, considering the fact that Khalistan elements in Canada have a direct bearing on peace and harmony in Punjab as also in rest of the country? My second question is, why was the ambassador of Canada not summoned and a due protest lodged? My third question is, why has Foreign Minister of India not even bothered to pick up the phone and speak to his counterpart and lodge a protest? The protest cannot be in his mind. It has to be backed by decisive, tangible action. Thank you. Another time. Okay. जी मैम। इसे बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने यह स्वीकारा कि मोदी जी के नेतृत्व को कर्नाटक के लोगों ने संपूर्ण तौर से नकार दिया है। इस बात की अभिव्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संस्थान अपने खुद के जो उनकी पत्रिकाएं हैं उसमें कर रहे हैं। तो इट्स एन इंडाइटमेंट। ये अब वो लोग जो मोदी जी का महिमा मंडन करने में व्यस्त रहते हैं,
मुझे लगता है कि उनके लिए सीख है और वो लेंगे। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस की 5 गारंटीज़ का आपने सवाल उठाया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस 11 जून से हमने बेंगलोर में ऑलरेडी हमारी जो फ्री ट्रेवल फॉर विमेन गारंटी है वो लागू कर दी है। जहाँ तक दूसरी गारंटी है, बाकी के स्टेट में अनलिमिटेड डिस्टेंस के लिए वो 11 जून से लागू हो जाएगी। 200 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गारंटी लागू हो चुकी है। 2000 रुपया जो ट्रांसफ़र होना उसकी रजिस्ट्रेशन इस समय इज़ बीइंग अंडरटेकन। 10 किलो अनाज जो अन्न भाग्य योजना है वो लागू हो चुकी है और युवा निधि जो है उसकी रजिस्ट्रेशन इस समय जारी है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी के पेट में इस समय बहुत दर्द है, जनता दल के पेट में भी बहुत दर्द है, स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी के पेट में तो राजस्थान तक दर्द हो गया। वो तो कांग्रेस की गारंटियों को लेकर राजस्थान तक में, कर्नाटक से राजस्थान तक भाषण दे आए। परंतु जनहित में जो 5 कांग्रेस की गारंटी है हम वो लागू करके दिखाएंगे और वो लागू इस समय जमीन पर हो रही हैं। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन जो महिला करवाती जाएगी, परिवार की एक महिला मुखिया, हम वो पैसा उनको ट्रांसफर करते जाएंगे। दिस इज आवर सोलम प्रॉमिस टू 6.5 करोड़ people of Karnataka, our brothers and sisters of Karnataka, our friends in Karnataka, and we will implement that. No minister, no MLA can speak otherwise, for the guarantees are getting implemented on the ground. And if anybody has spoken, then they should open their eyes wide, whether it is somebody in the Congress or somebody in BJP or Janata Dal secular, which is actually a non-secular party. Now they are sitting in the pocket of Bharatiya Janata Party. They should know that Congress party is committed to implement those guarantees, and they are currently being implemented on the ground. देखिए, उनके पेट में काफ़ी दर्द है और मैं उन्हें बोलूँगा कि वो किसी डॉक्टर से सही दवाई लें, यही उनके लिए सही है। श्री राहुल गांधी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडियन डायस्पोरा है, हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, और उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग शहरों में हिंदुस्तान के भाई बहनों से संवाद किया है। उनकी जो समस्याएं हैं, जिन चुनौतियों का वो सामना करते हैं विदेश में, उनसे उनकी समस्याओं की चर्चा भी की है और किस प्रकार से वो भारत को और सशक्त करने के लिए और भारत को ताकत देने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का, एक मूविंग रोविंग एम्बेसडर की भूमिका निभा सकते हैं, उस पर उन्होंने लंबी परिचर्चा की है। हाँ, जो देश की यथास्थिति है उसकी चर्चा भी राहुल गांधी जी ने की है। उनसे बहुत सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग मिले हैं। दैट इज नेचुरल व्हेन एनी लीडर, prominent leader, that also of the Indian National Congress, travels to any country, many people will meet him. We may agree with some, we may disagree with some. We will disagree with some, we will agree with some. Primarily our focus is to strengthen the essence of the idea of India, and that is of paramount importance. Regarding that I will find out and then my friend will tell you.